बहुत शुक्रिया आप सबको बारिशों के मौसम में तकलीफ़ दी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पाकिस्तान में शदीद बारिशें हो रही हैं और अर्बन फ्लडिंग, शहरी इलाकों में फ्लडिंग, वो लाहौर हो, वो रावलपिंडी हो या कराची हो, उसके मंज़र नज़र आ रहे हैं। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप फोरकास्टिंग भी देख लें तो ये भी फोरकास्ट हुआ है कि आने वाले दिनों में अभी शदीद और बारिशों का इम्कान है। तो अभी इस पस मंज़र में अब ये ज़रूरी है कि इसके ऊपर तफरीक की सियासत बंद हो और हम मिलजुल कर, क्योंकि ये भी पेशन गोई है कि फ़्लडिंग जो है वो हमारे डैम्स भी इस वक्त भर गए हैं और फ्लडिंग का अंदेशा है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि NDA में जो एक मरकज़ी इदारा है जो मखसूस डिज़ास्टर्स के ऊपर ये इदारा बना था, अब ये सारे मुल्क को इकट्ठा करके और ये जो डिज़ास्टर का इस वक्त अंदेशा है उसको एड्रेस करेंगे और बिना किसी तफरीक, बिना किसी सियासत, और ये रेन वॉर्स ख़त्म होंगे और हम लोग सब जो है आवाम के रिलीफ उनको देने में लगेंगे। तो बारिशों पर तो ये हमारा कमेंट है। अब आए मुल्क की सियासत पर। उर्दू में दो कहावतें हैं और मैं PTI की इस वक्त जो सियासत है, इस वक्त जो इनकी ज़बान दराजी है, उसके हवाले से ये मैं दो उर्दू के बहुत यूज़फुल ये मुहावरे हैं, उनका मैं सहारा लेकर आगे गुफ्तगू करूँगी। एक तो ये है कि चोर मचाए शोर, वो तो हम आया दिन उसको इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब इस वक्त जो भी इनकी बयानबाजी हो, एक इनके मुशीरों की, इनके वज़ीरों की, इनके मावनों की और इनके वज़ीर आज़म की, ये दो चीज़ें जो हैं अगर आप खुरेदेंगे कि इस बयान के पीछे क्या है, तो पहले तो आपको लगेगा कि या तो ये चोर मचाए शोर और दूसरा चोर की दाढ़ी में तिनका। पिछले दिनों हमने 2 साल की कारकर्दगी पर एक रिपोर्ट शाया की थी, उसमें सारे हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज़ थे और उसमें हमने पूरी मंजरकशी की थी कि इस हुकूमत में 2 सालों में कुछ डिलीवर तो नहीं किया। पाकिस्तान का हर शोबा, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की मईशत जो है वो पीछे चली गई है। और न सिर्फ पीछे चली गई, बहुत सॉफ्ट एक लफ्ज़ है, तबाही जो है हर शोबे में उन्होंने तबाह करके उसको रख दिया है। और इस वक्त जो ये बात करते हैं, ये आप समझें कि ये चोर मचाए शोर है या चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगी और इसके बाद मैं अपनी कॉलीग, हमारी डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पलवशा, वो इसको ज़्यादा इसके ऊपर वजाहत करेंगी। देखें, इन्होंने इन 2 सालों में न मईशत को संभाला है, न फॉरेन पॉलिसी को संभाल सके हैं, न गवर्नेंस को संभाल सके हैं, लेकिन सबसे बड़ा इनका फेलियर ये है, ये अपनी ज़बान को नहीं संभाल सके हैं। या तो ये नहीं संभाल सके हैं या इनको ख़ास इंस्ट्रक्शन है कि ओए कंटेनर वाली सियासत करो और ओए कंटेनर वाली ज़बान इस्तेमाल करो। और मैं आपको 3 एग्जांपल्स देती हूँ कि ये चोर मचाए शोर और चोर की दाढ़ी में तिनके वाली ज़बान है। सबसे पहले तो आइए, कल मिनिस्टर साहब गुलाम सरवर ख़ान की जो प्रेस टॉक थी, बहुत ही अफसोसनाक उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की। मुझे नहीं पता कि इनकी ज़बान फिसल गई या कंटेनर वाली सियासत की एक नई मिसाल उन्होंने कही, और उन्होंने ये कहा कि पिछले 35 साल में जो भी हुक्मरान रहे हैं या जो जमातें रही हैं वो वाजिबुल कत्ल है। सबसे पहले तो ये मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। मजम्मत के बाद मैं सवाल ये भी करती हूँ कि कई सारे इनके जो वज़रा हैं, जो मशीर हैं, जो माविन हैं, जो इनके इर्द गिर्द हैं, माँ समेत उनके ख़ुद के, वो इस पूरी जो पिछली 35 ईयर्स की हुक्मरानी है उसका वो हिस्सा थे। तो आया वो ख़ुद भी वाजिबुल कत्ल है? लेकिन जो दूसरा इशू ये है, जो मैं कहूँगी कि ये चोर मचाए शोर है, कि हाल ही में उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर एक संगीन झूठ बोला और उस झूठ के नतीजे में पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री जो है
اس نے کریش کیا آکے. جتنے بھی جہاز ہیں, مجھے نہیں پتا PIA کے کتنے جہاز ہیں, وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں اس وقت, اور آپ کے جہاز نہ یورپ میں جا سک رہے ہیں, اور آپ کے جہاز نہ امریکہ ایئر اسپیس میں جا سک رہے ہیں. تو ان کی یہ چور کی داڑھی میں تنکا والا بیان تھا. ہمیں یہ بتائیں سرور خان صاحب, میری طرف سے یہ آپ سوال ان سے نیکسٹ آپ جب ہوں گے اور یہ پریس کانفرنس کریں گے, ان سے کہیے گا کہ پیپلز پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری یہ آپ سے سوال پوچھ رہی ہیں کہ آپ کے بیان کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو کتنے اربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے. اور اگر یہ نقصان پہنچا ہے, اور میرے اندازے کے مطابق, ایک اندازے کے مطابق 90 ارب سے زیادہ اس وقت تک نقصان پہنچا ہے, تو اس نقصان کا اس وقت ازالہ کون کرے گا؟ تبدیلی سرکار کرے گی. اور اس کا جو آپ واجب القتل ٹھہرا لیں, آپ کس چیز کے واجب ہیں اس نقصان کی وجہ سے؟ اسی طریقے سے ایک اور زبان نہ سنبھلنے اور پھسلنے یا کنٹینر والی زبان کا ایک اور آپ قصہ سن لیں, اور وہ ہے ہمارے وزیر صاحب شاہ محمود قریشی صاحب جو فارن منسٹر ہیں. اگین ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, اور وہ اسٹیٹمنٹ ایسی تھی کہ اگین آپ کی جو فارن پالیسی ہے اس نے کریش لینڈنگ کر دی. آپ کی جو ہمارے کچھ ٹریڈیشنل ٹائز ہیں, وہ کچھ ممالک ہیں جن سے ہمارے رسمی ٹائز ہیں, ان کو نہیں پاکستان چھیڑ چھاڑ کرتا. وہ چین سے ہماری رشتہ ہو جو کبھی نہیں ہم اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے, یا پھر سعودی عربیہ سے ہمارا رشتہ ہو, اس کو بھی ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. اس میں ہمارے اسٹریٹجک ٹائز ہیں, ہمارا مین پاور بہت بڑی تعداد میں وہاں پر ہے, ہمارے ٹریڈیشنل ان کے ساتھ رشتے ہیں. اور آپ نے ایسا بیان دیا کہ وہ بھی کریش لینڈنگ ہو گئی اس کی بھی. اور اگین چور کی داڑھی میں تنکا اس لیے ہے کہ کیونکہ کشمیر پہ ہمارا یہ شک ہے, اور ہمارے چیئرمین بار بار یہ آپ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ لگتا کیا آپ نے کشمیر کے اوپر, کیا آپ ٹرمپ کے ساتھ بات کر کے آئے تھے, کیوں آپ نے مودی والا بیان دیا, تو کیا یہ چور کی داڑھی میں تنکا والا بیان تو نہیں ہے کہ آپ کچھ چھپانے کے لیے آپ نے یہ کچھ کیا, اور اس سے آپ کی فارن پالیسی ایک بار پھر کریش لینڈنگ ہوئی. اور تیسرا آخر میں ہمارے وزیر اعظم کے تو کیا کہنے, ان کا تو ہر بیان, ہر فرقہ جو ہے چور مچائے شور اور چور کی داڑھی میں تنکا والا بیان ہوتا ہے. 2 سال ہوئے ہیں وزیر اعظم نے ملک کو بٹھا دیا ہے, ملک کی تباہی کر دی ہے, اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا. آیا دن ان کو ایک تھوڑی سی چپ ہو جاتی ہے, پھر ان کو نواز شریف یاد آ جاتا ہے کہ نواز شریف ہم NRO نہیں دیں گے, ان کو ملک میں واپس بلائیں گے. تو آپ نے بہت خوبصورتی سے, بہت پیار سے, بہت محبت سے ان کو سی آف کیا. آپ نے خود ان کو جانے دیا, یا کیا یہ مکمکہ تھا, یا یہ آپ کی حکمت عملی تھی, یہ کیا تھا؟ یہ آپ خود بتائیں. یہ آپ کی داڑھی میں تنکا ہے جو آپ کو ہمیں بتانا ہے اس وقت, اور آپ اس کو چھپانے کے لیے آیا دن NRO کی بات کر لیتے ہیں, آیا دن آپ FATF کی بات کر لیتے ہیں. FATF از اے نیشنل ایشو, اس کے اوپر ہم نے سیاست نہیں کی, اس کے اوپر آپ سیاست کرتے ہیں, چور مچائے شور والی سیاست. پھر آپ کہتے ہیں ٹویٹ کے ذریعے کہ آپ کی کہ معیشت ہماری اس لیے سدھر گئی ہے کہ $400 ملین جو ہیں ان کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ میں پہلے خسارہ تھا, اب ہمارا پازیٹیو جا رہا ہے. خان صاحب آپ اور انڈیکیٹرز دیکھ لیں, میرے پاس پوری ایک لمبی فہرست ہے, آپ کے پاس بھی ہوگی. یہ آپ فہرست دیکھیں جو معیشت کا حشر ہے. آپ کہتے ہیں کہ 400 ملین جو ہے ڈالر ہیں آپ کے پاس, وہ آپ کا پلس ہے جو فورن اکاؤنٹ ہے. آپ بتائیں 100 ارب روپے تو آپ نے PIA کا بٹھا دیا, نمبر 1. دوسرا, آپ نے جو 11,000 ارب روپے قرضہ لیا ہے اس کی بھی کمیشن بیٹھنی چاہیے, اس کے اوپر بھی پیپر ہونا چاہیے. وہ آپ معیشت کے حوالے سے کیوں نہیں ذکر کر رہے؟ اس وقت جو عروج پر ہے مہنگائی, 100 روپے سے زیادہ کلو چینی کا اور 70 روپے سے زیادہ کلو آٹے کا, اس کا آپ کیوں نہیں اپنے ٹویٹر پر ذکر کرتے, جو تاریخ میں میں سمجھتی ہوں پچھلے
12 साल में आपका सबसे बड़ा रेट है आपके आटे और चीनी का, इतना बड़ा रेट आपका नहीं गया जिसने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। और इसी तरीके से बेरोज़गारी देख लें, 2 करोड़ से ज़्यादा आपके लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं, आपकी 10% है बेरोज़गारी की रेट, आपकी गुर्बत की रेट इतनी बड़ी है, आपकी ग्रोथ मनफी है। 60 साल में कभी ग्रोथ मनफी नहीं हुई है, ये पहला साल है 60 साल की तारीख में। 70 साल में नहीं जाती, लेकिन 60 साल की तारीख में ये पहली दफ़ा आपकी मनफी ग्रोथ है, और इसका भी आप बता दें। और जहाँ तक आपकी अपनी सर्कुलर डेट आपकी 2000 अरब से ज़्यादा आपकी सर्कुलर डेट है। आप कह रहे हैं कि आपने IPPs के से मुआहदा किया है, हमें उसकी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन आप का और एक तरफ आपके सर्कुलर डेट, और दूसरी तरफ से मुझे ये बताएं इस आज़ादारी के महीने में, मुहर्रम के महीने में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही? मुझे तो इतनी शिकायतें मिली हैं लोड शेडिंग की कि उसकी हद नहीं है, कि लोग आराम से आज़ादारी भी नहीं कर पा रहे इस महीने में, इस मुहर्रम के महीने में। तो ये हालात हैं, और ये इनके इस वक्त बयानबाजी यही है कि अपने ऐब छुपाओ और दूसरों के ऊपर गोलाबारी करो। अगर हम नैब के ज़रिए गोलाबारी करेंगे करप्शन के हवाले से कि ये फला करप्ट है, तो हमारी अपनी करप्शन छुप जाएगी। अगर हम अपोजिशन के ऊपर गोलाबारी करेंगे फैटफ के हवाले से, तो हमारी अपनी नाकिस कारकर्दगी जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। अगर हम मुखालफों के ऊपर मलबा डालेंगे सारा, तो हमारी जो 100 अरब का जो PIA में नुकसान हुआ है वो हमारा बेनकाब हो जाएगा। तो ये इस वक्त ये चोर मचाए शोर वाली पॉलिसी है, और इसलिए आप ज़रूर अलर्ट रहें कि अगले इस किस्म की जो ब्लेम गेम ये करें, तो इनसे अपने जो इनकी नाकामियां हैं वो उनसे ज़रूर आप सवाल जवाब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। सबसे पहले तो जैसे नफीसा शाह साहिबा ने कहा, इस मुल्क की काबीना के एक अहम वफाकी वज़ीर इस मुल्क की अपोजिशन पर, न सिर्फ अपोजिशन पर बल्कि अपने साथ बैठे हुए लोगों पर जो हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उन पर कत्ल पर उकसा रहे हैं लोगों को, और कत्ल के फतवे लगा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि अगर कत्ल का फतवा लगना शुरू हो तो कैलिफोर्निया की अदालतों से लेकर बन्नी गाला तक बड़े बड़े लोग संसार हो गए। लिहाजा कत्ल के फतवे देने वाले सबसे पहले अपने इर्द गिर्द निगाह डालें। दूसरी बात, मुझे हैरानी है कि अगर इस मुल्क में कोई आइन है, कोई कानून है, तो इस वज़ीर के इस बयान पर अभी तक FIR कट जानी चाहिए थी और इसको धर लिया जाना चाहिए था। ये वज़ीर खुल्लम खुल्ला कत्ले आम की धमकियां दे रहे हैं और लोगों को उकसा रहा है, लेकिन इस पर किसी की आंख जो है वो नहीं खुलती, इस पर कोई इदारा हरकत में नहीं आता। लिहाजा जहां हुकूमती ओहदेदारान इस हद तक उतर आए कि वो खुद कत्ल गारतगिरी की धमकियां देना शुरू कर दें, वहाँ आम लोगों का क्या हाल होगा? आप और हम किसके रहमो करम पे हैं? इस मुल्क में कोई कानून और आइन है तो हम चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि वो इस मामले का जो है नोटिस लें, और इन वकील साहब को कटहरे में बुलाकर पूछा जाए कि ये वकील साहब 1985 से आज तक हर टांगे की सवारी रहे हैं, हर पार्टी के पायदान से लटक कर ये इक़्तिदार में आते रहे हैं, और ये अपना माजी भूलकर आज मुल्की एयरलाइन का बट्ठा बिठाकर जिस पर पाकिस्तान का कौमी परचम हवा में लहराता था, उसको ज़मीन पर उतार कर ये दूसरों को कत्ल के फतवे लगा रहे हैं। और अगर ये करना है तो बिस्मिल्लाह सरवर खान साहब से की जाए। वैसे भी इनके लीडर जो हैं वो खुदकुशी करने के ख्वाहा थे, तो अगर सरवर खान साहब ये समझते हैं कि 35 साल से जो लूटमार में शामिल रहा है उसे कत्ल होना चाहिए, तो अपने आप से बिस्मिल्लाह करें सबसे पहले, और फिर अपने आसपास काबीना के लोग देखें कि कौन किस हुकूमत में कितने साल रहा है। दूसरी बात, वाजिबुल कत्ल की अगर बात है तो वाजिबुल कत्ल वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का ये हाल कर दिया।
जिन्होंने ये हाल किया कि आज रोटी 20 रुपए की है और चीनी 100 रुपए से ऊपर है। वाजिबुल कत्ल करार देना है तो फिर उनको दीजिए। एक न्याजी कतर साहब में हमारी जड़ों में बैठे थे और एक उनके माशाअल्लाह सपूत ये जो हैं दूसरे न्याजी साहब, एक ने फॉल ऑफ ढाका किया, दूसरे ने फॉल ऑफ कश्मीर किया। ये किस जुमरे में आते हैं? इनको हम किस जुमरे में डालें? हम गद्दारी के फतवे नहीं बांटना चाहते, लेकिन ये किस जुमरे में आते हैं? ये भी जरा सरवर खान साहब निगाह डालें कि इनके कंधे के ऊपर जो जराइम है जिस काबीना में ये बैठे हैं वो किस जुमरे में आते हैं। दूसरा, वो लोग कौन से जुमरे में आते हैं जिन्होंने कश्मीर से शुरू हुए और सऊदीया तक ये हाल हुआ कि आज हमारी सिविलियन की आदत वहां मुंह देने के लायक नहीं। ये हाल हुआ कि चीन जाते हैं वजीर खारजा साहब, जो अक्सर औकात आपने देखा है या तो लोगों से चंदे वसूल करते हैं या औरतों की लटें काटते हैं, वो वजीर खारजा जब चीन जाते हैं तो कोई संतरी उन्हें शायद एक संतरी लेने खड़ा हुआ है। लिहाजा हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने जुराइम पर भी कोई फतवा लगाएं। आप कहते हैं हम ब्लॉक बनाएंगे, आपके साथ कौन खड़ा होता है? आप वो हैं कि कश्मीर पर आप गए, आपके साथ कोई गया गुजरा मुल्क खड़े होने को तैयार नहीं होगा। भिखारियों के साथ कौन खड़ा होता है? ये ब्लॉक बनाएंगे फकीरों का और भिखारियों का, वो भी बाइकआउट कर जाएंगे क्योंकि उनकी जेबों पर भी ये हाथ डालेंगे। ये वो हैं जिन्होंने चंदा नहीं छोड़ा। दूसरी बात, एक और वजीर साहब आते हैं और कहते हैं कि एनआरओ देने वाले महकमा ज़राअत हैं। उन वजीर साहब के इस बयान के बाद कोई शायबा आपको रह जाता है कि नैब क्या चीज़ है, कानून और आइन क्या चीज़ है? मैं महकमा ज़राअत से मुतालबा करती हूँ कि ऐसी अमरीकी और बरतानवी सुंडियों को तल्फ करने के लिए अगर कोई स्प्रे मौजूद है तो उसका इस्तेमाल किया जाए। ये वो सुंडियां हैं जो आपकी पकी फसल खा के यहाँ तक पलती हैं, तैयार होती हैं और फिर आपकी जड़ें काटती हैं। ये वो लोग हैं। हमें इस बात का शक है कि जिस दिन इमरान साहब यहाँ से चलेंगे या निकाले जाएंगे तो वो कहेंगे मैं तो कुछ कर नहीं सका, ये सब तो महकमा ज़राअत ने किया है। ये वो लोग हैं जो अपने मतलब को किसी हद तक जा सकते हैं, किसी इदारे पर भी अटैक कर सकते हैं। लिहाजा हम ये अपील करते हैं कि उम्मीद ये है कि ऐसा स्प्रे काफ़ी मिकदार में होगा, वो इस्तेमाल किया जाए और इन सुंडियों को, ये जो पाकिस्तान की मईशत भी खा गई हैं, इनको तल्फ किया जाए। और वज़ीर आज़म साहब, आपने हमें पैगाम दिया था कि उर्तगल गाजी देखो, आज आप उर्तगल गाजी बने, बाहर आए और बताएं कि 20 रुपए की रोटी कैसे हुई, बताएं कि 120 रुपए की चीनी कैसे हुई, और बताएं कि अब कैसे खाएं लोग। आप हमें ट्विटर पर लिखकर हर थोड़े दिन बाद एक इतला दे देते हैं कि मईशत बेहतर हो गई। बताएं 11,500 अरब कर्जा कौन देगा? कौन पाकिस्तानी इस हाल में है आज के अपने घर का खर्चा भी चलाए? वजीर आजम साहब, झूठ और धोखेबाजी बंद करें और अपनी जो आपकी फैशिस्ट हिटलर बनने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। हिटलर भी कोई ऐसा नहीं था जैसे ये वजीर आजम है। शौक है इनका जो मुखालिफिन को मरोड़ने का और उनके हाथ और बाजू मरोड़ने का और हिटलर बनने का, लेकिन अफसोस ये है कि बैसाखियों पर और पोलियो ज़्यादा टांगों से कोई हिटलर भी नहीं बन सकता। आप में इतनी अकल भी नहीं, नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन आप उस काबिल भी नहीं। बहुत शुक्रिया। आज कराची की आपके सामने ही है, बारिश के बाद की सूरत और मकसूद में खुद आप भी पार्टी में रहे हैं जो आपको फांसी पे लटकाने की बात करते हैं, तो इसके ऊपर देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि जो बारिशें हो रही हैं, जो फोरकास्ट हो रहे हैं, उसमें सारे अर्बन सेंटर्स में फ्लडिंग का अंदेशा है। आपने लाहौर के भी मंजर देखे। इस वक्त रावलपिंडी, मेरे कॉलीग्स इधर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं 3 घंटे उनको लगे आने में। और कराची में भी आपने देखा है, और कराची में तो अब तो NDMA भी आ गई है, तो NDMA को नोटिस ले सारे मुल्क का ले लें, क्योंकि डिज़ास्टर जो है जब एक्सेसिव फ्लडिंग है और ये रीजन में है। बॉम्बे के आप हाल देख रहे हैं कि हाल ही में क्या हुआ था, और बहुत सारे अर्बन सेंटर्स हैं। आपने तुर्की के इस किस्म के पिक्चर्स देखे होंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत इसमें की कि इस वक्त क्योंकि फ्लडिंग का अंदेशा है और ये फ्लडिंग तो फिर पाकिस्तान के देही इलाकों तक जाएगी,
हमारे बराजेस हैं उनको मुतासर कर सकती है, हमारे ज़रात को मुतासर कर सकती है। तो ये टाइम है कि NDMA जो है इसको सारे मुल्क को एज क्योंकि डिज़ास्टर्स का वही ज़िम्मेदार हैं, तो वो इसको सारे वफाक और सूबे मिलकर इसको एड्रेस करें और इस पर कम अज़ कम सियासत होनी चाहिए। जहाँ तक कराची का ताल्लुक है, आपने देखा होगा डिबेट बहुत इंटेंसिव हुआ था, तो इसमें तो हम घंटों लगा सकते हैं। मेयर का उसमें क्या रोल है, DMCs का उसमें क्या रोल है, कैंटोनमेंट्स का उसमें क्या रोल है, वफाक के अपने क्या कैसे नज़रअंदाज हुआ है, वफाक की तरफ से कराची खुद इस हुकूमत ने कितना नज़रअंदाज किया। तो इस पर तो बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है, लेकिन ब्लेम गेम इस पर नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त हमें बहुत ही ख़तरे की घड़ी है कि आया अगर इस किस्म की इसी रेट से अगर अर्बन फ्लडिंग या जनरली फ्लडिंग होगी तो आगे हमें फ्लड्स का जो ख़तरा है उसको टालने के लिए NDMA को एक्टिव होना चाहिए। मैडम ये फरमा दीजिएगा जी मैंने कहा जी निसार साहब, सारी पार्टी PTI की दूसरी पार्टियों से बनी हुई है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर पलवशा आप PTI में जो सारी की वो तो उन्होंने बात की ना, उन्होंने एड्रेस किया। जी आप अभी आपने सरवर खान के बयान पर क्या आपकी पार्टी इसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए अदालत जाएगी? देखिए, इस मुल्क में अगर इदारे हैं, इधर आ इस मुल्क में अगर कोई इदारे हैं और कोई कानून है तो उनको खुद हरकत में आना चाहिए। ये अगर बयान किसी ऑपोजिशन लीडर ने गलती से भी दिया होता तो अभी डी चौक पे उल्टा लटका होता। लिहाजा उसी कानून के तहत हम ये देखना चाहते हैं कि कानून खुद किस तरह हरकत में आता है। और एक वफाकी वजीर के इस बयान के बाद क्या कोई इदारा है इस मुल्क में जो इसका नोटिस ले? देखिए, हमने तो इस वज़ीर के लिए पहले ही हमने मुतालबा किया था, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर जो है वो तबाह हुआ है, पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री तबाह हुई है। हमने पहले कहा था कि या तो ये इस्तीफ़ा दे या वज़ीर आज़म इनको सैक करे। तो ये तो पहले ही पर्सोना नॉन ग्राटा है हमारे लिए। इनका तो दिमागी मुआयना भी होना चाहिए। जी एजाज ये फरमा दीजिएगा अच्छा, आप आज कायदे इख्तिलाफ कौमी असम्बली शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है और मौलाना फजल रहमान कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की अपनी ऑपोजिशन है, आप देख रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उस टाइम पर भी जब और लोग खामोश थे, जब और लोग बीमारियों के हवाले से क्वारंटीना में थे, तो फिर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुतरफ भी थे, असेंबली के अंदर असेंबली के बाहर बोल रहे थे। जी एजाज ये बताएं आज मौलाना के पास शहबाज शरीफ आए थे, हम भी गए थे, तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह फातिहा पे जाते हैं ना लोग, फातिहा करके फिर हमदर्दी करते हैं कि बहुत अच्छे इंसान थे बेचारे, शक्ल जिस तरह बड़ी होती है बंदे के दुख में, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की थी। इसका मतलब मामला नहीं लगे। मौलाना ने परसों 27 को छोटी 10 जमातों का इजलास बुलाया है मगरिब के बाद अफ्रीका में। 2 बड़ी जमातों को उन्होंने इस इजलास से आउट कर दिया है, रखा है और न दावत दी है न देंगे, ठीक है, न देना चाह रहे हैं। तो क्या बड़ी जमातों पर ये वक्त आ गया है? एक बात। दूसरी बात, आप लोगों के इस तकसीम से क्या ये समझा जाए कि आप लोगों ने इमरान खान को लिख कर दे दिया कि 3 साल मजीद गुजार है? देखें, हरगिज़ नहीं। आपने लास्ट 5 इयर्स देखे होंगे, क्या उस वक्त अपोजिशन यूनाइटेड थी? लेकिन उस वक्त क्या हुआ, अपोजिशन ठीक ठाक चली और इनफैक्ट जो हुकूमत हुई जिस भी तरीके से अपना टाइम तो उन्होंने पूरा किया, लेकिन कई उसके बाद जो आने वाली हुकूमत थी वो डिफरेंट थी। तो इसलिए ये कहना कि इससे कोई अपोजिशन कमज़ोर होती है, हरगिज़ नहीं। हमारा अपनी एक अपोजिशन का तरीका है, लेकिन हमने अपना एफ़र्ट किया है। हमें कहीं भी आप इसमें कहीं भी ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी ने इसमें लीड ना ली हो। आने वाले वक्त में भी लेते रहेंगे और ये कोशिश होगी कि हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हों। पार्लियामेंट में हम ऑलरेडी इकट्ठे हैं। अभी दोनों बड़ी जमातों ने हमने ये देखा कि आर्मी चीफ के एक्सपेंशन से लेकर हालिया जो FATF कानून साजी है, बहुत दौड़ कर, मतलब उनको जल्दी थी कि वो दौड़ कर पार्लियामेंट हाउस जाए और उस कानून साजी के हक में वोट डालें।
जिसकी बिना पर अपोजिशन तकसीम होती दिखाई दी, इसका जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? दूसरा, पीपुल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने ये ऐलान किया था कि वो एपीसी बुलाएंगे और आज तक वो एपीसी नहीं हो सकी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब क्वारंटाइन में चले गए। क्या आप ब्लैक एंड वाइट में शहबाज शरीफ साहब को जिम्मेदार समझती हैं जो एपीसी नहीं हुई, और फिर मुस्लिम लीग नून एज द लीड अपोजिशन पार्टी उसको जिम्मेदार समझती है जो अपोजिशन तकसीम हुई? देखिए, फटाफ के हवाले से मैं ये बताती चलूँ कि ये कानून साजी आज भी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये धमकी देते हैं अपोजिशन को कि अगर ब्लैक लिस्ट होता तो हम जिम्मेदार होते। तो ये एक जहाँ पर नेशनल एजेंडा की बात है, पीपल्स पार्टी, वो कश्मीर का मामला हो, वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, या वो फटाफ का मामला हो, उस पर कभी भी हमने सियासत नहीं की। हाँ, हमने शदीद अपोजिशन की कमिटीज़ में अंदर उस वक्त तक जब तक उन्होंने हमारे टर्म्स पर, हमारे कहने पर उन्होंने तरामीम ना की हो, तो उन्होंने तरामीम की हैं। जहाँ पर उन्होंने तरामीम, और वो तरामीम वो है जो पाकिस्तान की जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ है, हमने वो इंश्योर किया है। जहाँ पर वो उन्होंने नहीं की, वहाँ हमने अपोजिशन की है। आपने कल भी देखा होगा कि जो तरामीम हमने एक्सेप्ट नहीं की उन पे हमने अपोजिशन की है। और जहाँ तक आपका सवाल है ऑन द एपीसीज, मैं सिर्फ हम अपनी जमात की बात कर सकते हैं कि हम ये चाहेंगे, हम अपोजिशन में तफरीक नहीं देखना चाहते, और हम इस वक्त कोई भी ऐसी बात करना ये मौजू नहीं होगा। इस वक्त हमारी ये कोशिश होगी एंड तक कि अपोजिशन जो है वो इकट्ठी रहे, और जैसे हमने कहा उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। असेंबली में हम इकट्ठे हैं, कानून साजी के हवाले से हम इकट्ठे बैठते हैं, और जहाँ हमारे अपने अपने एजेंडाज हैं, हमने अपना वाइट पेपर इशू किया, मुस्लिम लीग नून ने अपना वाइट पेपर इशू किया, क्योंकि हमारी अपनी अपनी अलग अलग जमातें हैं। मैम, ये जुबान के हवाले से सवाल है, तहजीब सिखाती है जीने का तरीका, वरना इल्म से जाहिल की जहालत नहीं जाती। मौजूदा हुकूमत जो जुबान का इस्तेमाल कर रही है, क्या ये हमारे नौजवानों की कैसी तरबियत कर रही है, और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का क्या मेरा बनता है? ये आप ज़रूर सवाल करें अगली दफ़ा खुद वज़ीर आज़म से, क्योंकि ये तरबियत थी, ये इनकी कंटेनर पॉलिटिक्स जो चल रही है इस वक्त, ये उसकी अक्कासी है। मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि सारी जो आपने पूरे मुल्क की बर्बादी की दास्तान आपने सुनाई, हम मान लेते हैं आप ठीक कह रही हैं, क्या ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से मामला हल हो जाएगा या कुछ आप करेंगे भी? देखिए, कोविड से पहले तक जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स थी वो पीपल्स पार्टी कर रही थी। हमने उसमें, आप ट्रेन मार्च आप देख लें, उसमें हमारे चेयरमैन के कितने जलसे हुए, कितने सेमिनार्स हुई, कितनी उनकी मीटिंग्स हुई। लेकिन कोविड की वजह से, लेकिन कोविड के दौरान भी मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंसेस कौन कर रहा था? बजट के ऊपर सारी जमातों को इकट्ठा कौन कर रहा था? असेंबली में मुतहर्रिक कौन सी जमात थी? इस वक्त भी अमेंडमेंट्स से लेकर आप जो भी करें, तो ये नहीं है। इंशाल्लाह आगे वाले वक्त में हमारी बिल्कुल, अभी भी इतने मुजाहरे हुए हैं पूरे मुल्क में, ये जो महंगाई है इसके ऊपर मुजाहरे हुए हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह विल वार्म अप आशूरा के बाद चेयरमैन आशूरे के बाद निकल रहे हैं। कोई भी इशू हो जो मुल्क को चाहे लिविंग पर्पज का हो, चाहे वो जो है ना बेरोजगारी का हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो चेयरमैन साहब के हर चीज पर एहतजाज बिल का कराते हैं, असेंबली में भी बात करते हैं, असेंबली से बाहर भी करते हैं। और दूसरी चीज, चेयरमैन साहब ने तमाम सियासी पार्टियों से राब्ते भी किए। अब ये तो जाती है ना कि आप कहीं कि जी अगर एक पार्टी नहीं उठ रही है तो फिर आप हमें हमारे काम का भी तो दाद दे दें कि चेयरमैन साहब कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। ये सरोज खान वाला, क्योंकि ये सीरियस मैटर है। आप गवर्नर सलमान तसीर को गंवा चुके हैं, सियासतदानों और मौलवियों ने इसका स्टेटमेंट दी थी वो मर्डर हो। तो अब सियासतदानों के ऊपर करप्शन का एक इमेज बना के फिर एस्टेब्लिशमेंट के एक खास करीबी सियासतदान होते हैं, वो मर्डर का फतवा जारी कर देते हैं। कल को कोई पॉलिटिशियन मर्डर जाता है, कौन जिम्मेदार है? दोनों ह्यूमन राइट की कमेटियां पीपल्स पार्टी के पास हैं, इनको बुलाएं और इनको कहें कि मावराए अदालत कत्ल की स्टेटमेंट आपने किस दी। This is a good suggestion. Thank you.